नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। देश के जाने माने 600 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र समेत अनेक प्रमुख नाम शामिल हैं। न्यायपालिका पर खतरा, राजनीतिक और पेशेवर दबाव से न्यायपालिका को बचाना, इस शीर्षक वाली इस चिट्ठी में 600 से ज्यादा वकीलों के नाम हैं। इसमें आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होला और स्वरूपमा चतुर्वेदी जैसे कई प्रमुख नाम शामिल हैं। इन वकीलों ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी में न्यायपालिका की अखंडता पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी में वकीलों का कहना है कि कुछ खास समूह न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट के फैसलों पर असर डाल रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि खास समूह राजनीतिक एजेंडे के साथ आधारहीन आरोप लगा रहा है और न्यायपालिका की छवि के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। चिट्ठी में कहा गया कि भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे राजनीतिक चेहरों से जुड़े मामलों में यह हथकंडे जाहिर तौर पर दिखते हैं। ऐसे मामलों में अदालती फैसलों को प्रभावित करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के प्रयास सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं। वकीलों के पत्र में कहा गया है कि कुछ खास समूह कथित तौर पर झूठे नैरेटिव गढ़कर न्यायपालिका के कामकाज की गलत छवि पेश करना चाहते हैं। ये समूह मौजूदा वक्त की अदालतों की तुलना कोर्ट्स के एक कथित स्वर्णिम युग से करते हैं ताकि न्यायिक फैसलों को प्रभावित किया जा सके और न्यायपालिका पर जनता के विश्वास को डिगाया जा सके। प्रधानमंत्री ने वकीलों की चिट्ठी को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से वे प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। इस मामले में वकीलों का कहना है कि न्यायपालिका के बारे में झूठी कहानियों का प्रचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वर्तमान कार्यवाही को बदनाम करना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना है। वकीलों का कहना है कि न्यायालय की गरिमा का सम्मान हर हाल में किया जाना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों का मकसद न्यायपालिका और जजों पर दबाव बनाना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने कहा कि कुछ लोग हैं, जब कोर्ट से उनको रिलीफ मिलती है तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर रिलीफ नहीं मिलती है तो न्यायपालिका पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं। ये न्यायपालिका को कमजोर करना है। आदिश अग्रवाल ने कहा कि न्यायालय की गरिमा बनाए रखना वकीलों का कर्तव्य है। हम अदालतों के फैसलों को लेकर अपील करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं, लेकिन अदालतों के बारे में कुछ भी गलत नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव भाटिया ने कहा कि लोग बिना प्रमाण के न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं, ये चिंताजनक है। वकीलों के एक समूह ने देश की न्यायपालिका पर उठते सवाल को लेकर जो चिंता जताई है, इस पर बीजेपी नेता शायना एनसी ने भी विपक्ष से सवाल पूछा कि आखिर वो इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड फिर से बढ़ गई है। अब उन्हें 1 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी रिमांड पर चल रहे अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुद दलीलें दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की गई है और वो ईडी के जांच का सामना करने के लिए तैयार है। इस मामले पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल राजनीतिक कारणों से हुई है। उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट में केवल 4 जगह अरविंद केजरीवाल का नाम है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ईडी की हिरासत पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल ही भ्रष्टाचार के सूत्रधार हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा है। अब जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और सच सामने आएगा। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की।
जब फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a kick. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनका सामना एक व्यक्ति से कराना है, साथ ही जब्त किए गए डिजिटल डेटा का भी परीक्षण करना है। ईडी ने कहा केजरीवाल अपने फोन और दूसरे डिजिटल माध्यमों के पासवर्ड का खुलासा नहीं कर रहे हैं। साथ ही ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जवाब देने में टाल मटोल कर रहे हैं। हिरासत में रहते हुए दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर अदालत ने कहा कि अगर किसी संवैधानिक संकट की स्थिति होगी तो उपराज्यपाल या फिर राष्ट्रपति उसके मुताबिक फैसला करेंगे। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी और लुटेरे तो बन ही गए हैं, लेकिन अब वे मानसिक दिवालियापन की कगार पर हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या वे न्यायाधीश को राजनीतिक कहना चाहते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से सरकार चलाने की बात पर पाब्लो एस्कोबार का उदाहरण देते हुए कहा कि कट्टर बेशर्मी का प्रतीक है। जो कभी खुद इस्तीफे की मांग करते थे वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने केजरीवाल के मुद्दे पर कहा कि भारत के अंतरिम मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी भी देश को नहीं है। भारत ने अमेरिका को कड़े शब्दों में इसकी हिदायत दी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि दिमित्री कुलेबा 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान भारत और यूक्रेन के विदेश मंत्री वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भारत दौरे के पहले राजघाट पर वे पहुंचे। रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा पहली विदेश यात्रा पर भारत का दौरा कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश पर चीन द्वारा किए जा रहे बयानबाजी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन के सभी बयान निराधार हैं। भारत का अरुणाचल को लेकर बेहद स्पष्ट नीति है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और हमेशा रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को एक बार फिर समन जारी कर 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में हरक सिंह रावत को समन जारी किया है। पिछले समन पर हरक सिंह रावत ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई टैक्स पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर कांग्रेस की याचिकाओं में 4 साल से चल रही आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती दी गई थी, जिसे जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार की पीठ ने खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शक्ति प्रदर्शनी कैटलॉग का शुभारंभ किया और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में 70वें स्थापना दिवस समारोह का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि भारत की विचार और परंपरा में शक्ति के क्या मायने हैं। आज उसी शक्ति को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन को लेकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। देश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब पहले के मुकाबले प्रतिदिन के हिसाब से ज्यादा मजदूरी मिलेगी। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में 3 से 10% का इजाफा किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के संगठन से संबंधित आतंकी साजिश मामले में 4 आतंकवादियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एनआईए की विदेश अदालत ने जिन आतंकवादियों को दोषी ठहराया है उनमें मुख्य साजिशकर्ता कुलविंदरजीत सिंह उर्फ खानपुरिया भी शामिल है।
रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 3 राज्यों में कई स्थानों पर बड़े छापेमारी की और इसके बाद प्रमुख साजिशकर्ता को गिरफ्तार भी कर लिया। एनआईए की जांच से पता चला है कि मुजम्मिल शरीफ ने मामले में अन्य 2 आरोपियों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की थी। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मणिपुर पुलिस ने विष्णुपुर में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 4 लोगों की पहचान सलाम रामेश्वर सिंह, टोंगब्रम ज्ञानजीत सिंह, उखरेम इंगोचा सिंह और थोकचोम टेम्बा के रूप में की गई है। शैक्षणिक सत्र 2024-2025 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में दाखिला मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि यूजीसी काउंसिल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत पीएचडी दाखिले के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केरल का वित्तीय प्रबंधन का एक बड़ी विफलता का तंत्र बन गया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन में वामपंथी सरकार की विफलता वित्तीय संकट का मूल कारण है। केंद्रीय मंत्री तिरुवनंतपुरम में एनडीए सम्मेलन का उद्घाटन कर रही थी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय आवंटन के संबंध में भ्रामक आंकड़े पेश कर रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि केरल जो कभी कई क्षेत्रों में आगे था, अब कई क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से भी नीचे पहुंच गया है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुविधा से अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। इसकी पहली उड़ान 18 मिनट की रही। मध्य प्रदेश में बसपा के स्टार प्रचारक भिंड के पूर्व सांसद राम लखन सिंह कुशवाहा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। दूसरी ओर जबलपुर के पाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। इस बीच सत्येंद्र जोशी कांग्रेस के लीगल सेल के प्रभारी और सचिव ये भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रमुख नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। फिल्म अभिनेता गोविंदा ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है। गोविंदा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में शिवसेना की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने सहयोगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना द्वारा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने पर कहा कि 1-2 सीटों को लेकर सहयोगियों से बातचीत जारी है। पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृति देव सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी के इस नामांकन प्रक्रिया में खुद राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने गया से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, तो वहीं उन्होंने राजद व महागठबंधन को दिशाहीन करार दिया है। गोवा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमित पालेकर ईडी के सामने पेश हुए। दिल्ली में ईडी ने शराब नीति में हुई गड़बड़ी और रिश्वत के मामले में जांच के दौरान उनको तलब किया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत की व्यापार नीति उसके आर्थिक विकास के पथ के अनुरूप है। इसका लक्ष्य 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है। सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में फरवरी के अंत तक संशोधित लक्ष्य 86.5% या 18 लाख करोड़ रुपए रहा। एक आधिकारिक आंकड़े में यह जानकारी दी गई है। प्रमुख वेंचर कैपिटल फर्म एक्सेल ने भारत में 8 शुरुआती चरणों के स्टार्टअप की घोषणा की है। उद्योगपति गौतम अडानी नीत समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का पहला चरण
शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट से यह बात सामने आई कि भारत में केवल 4% कंपनियों के पास ही साइबर सुरक्षा जोखिम से निपटने की तैयारी है। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 655 अंकों की बढ़त के साथ 73,651.35 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 203 अंकों के उछाल के साथ 22,326.90 के स्तर पर बंद हुआ। आज घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर रहे। वाहन विनिर्माण कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने उत्पादन लागत तथा परिचालन खर्च में बढ़ोतरी के कारण 1 अप्रैल से अपने चुनिंदा वाहनों की कीमतें 1% तक बढ़ाने की घोषणा की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने 537 करोड़ रुपए में एनबीएफसी सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। भारत के स्मार्ट टीवी शिपमेंट में 2023 में 16% की गिरावट दर्ज की गई है। विनिर्माण से जुड़ी जेट वर्क ने इंडियन ऑयल कारपोरेशन से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 1400 चार्जिंग स्टेशन का ठेका हासिल किया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड में जेवर में निर्माणाधीन हवाई अड्डे पर रेस्तरां और खानपान की अन्य दुकानों के विनिर्माण और परिचालन का ठेका HMS होस्ट इंडिया को हासिल हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड की तापीय बिजली घरों को कोयला आपूर्ति 61 करोड़ टन के लक्ष्य को पार कर गई है। भारत की डेटा सेंटर क्षमता 3 साल में दोगुनी होने की उम्मीद है। 2023 में लगभग 0.9 गीगावाट से ये 2026 में 2 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। ब्रिटेन में रह रहे एक भारतीय छात्र सत्यम सुराणा ने आरोप लगाया है कि उसे बदनाम करने के लिए नफरत भरा अभियान चलाया जा रहा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले सत्यम ने छात्र संघ चुनाव में अपने खिलाफ यह अभियान चलाए जाने का दावा किया है। गाजा में आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह और इजरायली सेना की लड़ाई बढ़ती जा रही है। दोनों पक्षों के बीच हमलों के दौर लगातार जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच यूक्रेन के कई शहरों को रूस लगातार निशाना बना रहा है। रूस की ओर से किए गए हमले में 2 नागरिक भी घायल हुए हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस के 28 हमलावर ड्रोन में से 26 को मार गिराने का दावा किया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अन्य आतंकवादी संगठन अमेरिका निर्मित हथियारों से पाकिस्तान के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। दुनिया भर से इस वर्ष अब तक 4,600 से अधिक शरणार्थी छोटी छोटी नावों पर सवार होकर ब्रिटेन पहुंचे हैं, जो वर्ष के शुरुआती 3 महीनों में अब तक एक रिकॉर्ड है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को दर्ज करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रगति की निगरानी के लिए नए डेटाबेस की शुरुआत की है। अमेरिकी अधिकारियों ने बाल्टीमोर में एक मालवाहक जहाज की टक्कर लगने से अमेरिका के एक प्रमुख पुल के ढह जाने के बाद क्षेत्र से पर पड़ने वाले हादसे के प्रभाव के बारे में चिंता जाहिर की है। म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना के प्रमुख जनरल मिन ऑंग ह्वाइलान ने वार्षिक सशस्त्र सेना दिवस परेड को संबोधित किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का मानना है कि इजराइल हमास के बीच अब तक बंधकों को लेकर वार्ता खत्म नहीं हुई है। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा।
वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। अफगानिस्तान में आज तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर यह 4.2 इसकी तीव्रता नापी गई। शोध के अनुसार फिनलैंड लगातार दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में इस स्थिति पर कायम है। 2024 स्पेशल ओलंपिक भारत जूडो और टेनिस राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। टूर्नामेंट का उद्घाटन स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने किया। इस मौके पर न्यू आशा स्पेशल स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर माहौल को बेहद अच्छा बना दिया। टूर्नामेंट में 9 राज्यों के एथलीट ट्रॉफी के लिए स्पर्धा करते नजर आएंगे। इस मौके पर डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने समावेशिता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल दिव्यांग की बेहद सराहना की। उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप का उद्देश्य प्रत्येक स्पेशल एथलीट के बीच खेल भावना को बढ़ावा देना है। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की हुआंग युनसुन को शिकस्त दी है। वहीं अश्मिता चलिहा को हार का मुंह देखना पड़ा है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत को अपने पहले मैच में जापान के कू ताकाहाशी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। महिलाओं की यूएफा चैंपियन लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में चेल्सी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मियामी ओपन के सेमीफाइनल में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका का सामना कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना से होगा। अमेरिका की डेनियल कॉलिंस ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, जो गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में घटी घटना पर आधारित है, इस फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 के फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो गई है। करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन की फिल्म क्रू 29 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन राजेश कृष्णन ने किया है। एकता कपूर, रिया कपूर ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्मकार संजय लीला भंसाली की आने वाली वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार 1 मई को रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की आने वाली फिल्म मैदान का गाना टीम इंडिया है हम रिलीज हो गया है। कपिल शर्मा का नया शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो 30 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। फिल्मकार मणिरत्नम ने पृथ्वीराज सुकुमारन की आने वाली फिल्म आदु जीविथम में उनके अभिनय की प्रशंसा की है। 2016 में आमिर खान स्टारर दंगल से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 8 साल पूरे कर लिए हैं। और इस समय एक बड़ी